everyone, welcome back to my channel Shine Your Grades. My name is Nidhi Yadav and it's been a long time since I have made any video or posted it. So in today's video, I am teaching chapter number first of science class 6th components of food. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या है कि जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये सोचो कि हमें क्यों खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम ये कहते हैं कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, ऐसा क्या होता है उस खाने के अंदर, है ना। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में मिलेगा। अब देखो क्लास 6 के लेवल का ही है ये। और जिसको अगर किसी को एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 की तो वो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लास 6 का ही स्टूडेंट देखेगा, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है, सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोला हुआ है कि लोअर क्लासेस में जब आप छोटे थे तब आपको बोला जाता था कि लिस्ट बनाओ खाने के आइटम्स की। टीचर देती थी ना चार्ट बनाओ फ्रूट्स का, 5 वेजिटेबल्स का, है ना। और कई बार क्या होता था कि हम फूड आइटम्स को इंडिया के ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आइडेंटिफाई करके उनको मैप पे मार्क करते थे, है ना। क्योंकि नॉर्थ रीजन साउथ रीजन हर रीजन का अपना एक अलग अलग फूड वैरायटी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही जो है वहाँ पे कल्टीवेशन होती है, ठीक है। और वही फूड लोग खाते हैं जो उनको अवेलेबल होता है। जैसे हमें यहाँ पे वीट अवेलेबल है इसलिए हम लोग चपातीस खा पाते हैं, बट जब हम साउथ साइड जाते हैं तो वहाँ पे हमें राइस ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राइस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर अब बोला गया है आगे कि एक जो मील है उसमें हो सकती है चपाती दाल ब्रिंजल कड़ी, ठीक है। ये एक मील के बारे में पता है। अगला कोई मील हो सकता है जिसमें हो सकता है राइस, सांबर और कोई भी वेजिटेबल की प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया है भिंडी, ठीक है। आप राइस खा सकते हो, राइस सांबर खा रहे हो और साथ में आप कोई सब्जी भी ले सकते हो, ठीक है। एक और मील अलग से हो सकता है जिसमें हो सकता है अपम, फिश करी और वेजिटेबल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप देखते हो कितने वैरायटी के मील्स होते हैं, आप खुद कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स खाते हो, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आप क्यों खाते हो? आप रोज एक ही खाना क्यों नहीं खाते? आप रोज सिर्फ चपाती और रोटी जो कुछ भी आप कहते हो वो और सिर्फ एक सब्जी, ये सिर्फ क्यों नहीं खाते हो? क्यों हमें रोज रोज अलग अलग आइटम्स की नीड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ना एक एक्टिविटी दी हुई है, पहले इसको देखते हैं। इसमें पहले भी ये बताया हुआ है कि जो हमारे मील्स हैं उसमें एक आइटम किसी ना किसी ग्रेन का तो बिल्कुल बना होता है। या तो आप चावल खाओ, ठीक है, रोटी खाओ, वो आटे की रोटी हो सकती है, वीट की, मक्के के आटे की हो सकती है, ठीक है, बाजरे की रोटी हो सकती है। और दूसरा आइटम होता है कोई भी दाल, या हो सकता है अगर आप नॉन वेज हो तो आप मीट भी खा सकते हो या कोई वेजिटेबल भी खा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आइटम्स आते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि हम दही भी ले लेते हैं, कर्ड, बटर मिल्क कहा जाता है छाछ को, ठीक है। और साथ में हम अचार भी। तो हम अपने मील को हमेशा जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। आज जो हमारा खाने का मन कर रहा है या ज़बरदस्ती जो घर में बना होता है हम वो खाते हैं, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में क्या बताना चाह रहा है, तो इसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड खाए जाते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इतनी वैरायटी का मील नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास मील की वैरायटी नहीं है? कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम खाते कुछ हैं, हम कुछ कंज्यूम करते हैं अलग टाइप का, बट जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें वो अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या खाना पड़ेगा? जो हमें अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, ये एक्टिविटी है, इसमें दिया हुआ है रीजन दिया हुआ है या कोई स्टेट दी हुई है, उसके बाद उसका ग्रेन का आइटम क्या होता है पर्टिकुलरली, ये वो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा वहाँ अवेलेबल होती है। अब कुछ अवेलेबल ही नहीं होगा तो कहाँ से खाओगे? क्योंकि एज अ मिडिल क्लास पर्सन हम जो है ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम दूसरी कंट्री से मंगा के, हम खुद मंगा के, ठीक है। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है तो अलग बात है कि हम खुद मंगा के खाएं, इतना कोई अफोर्ड बेसिकली नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में ग्रेन का आइटम होता है मक्के की रोटी, कौन जिसे कहते हैं, मक्का, ठीक है, मक्का मक्की कुछ भी कह सकते हैं। एक दाल के आइटम में वो राजमा खाते हैं, किडनी बीन्स जिन्हें बोलते हैं। वेजिटेबल में सबने सुना होगा सरसों का साग और मक्के की रोटी, ठीक है।
उसके बाद साथ में एडिशनल क्या लेते हैं, वो दही या घी लेते हैं। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, अब पंजाब जो है वो तो नॉर्थ वेस्ट साइड में हो गया, वहीं अगर हम बिल्कुल ईस्टर्न स्टेट की बात करें आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पे जो है, सॉरी इट्स आंध्र प्रदेश, ईस्ट में नहीं साउथ साइड में है ये, ठीक है। मेरे को लगा अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो वहाँ पे साउथ साइड में आपने देखा भी होगा, अगर और साउथ में अगर हम जाते हैं केरला तमिलनाडु साइड, तो वहाँ पे भी लोग जो है राइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। दाल का आइटम वहाँ पे होता है तूर दाल, और ये रासम चारू होता है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स में वो खाते हैं कुंदरू, आप लोगों ने भी देखा होगा, कुंदरू नहीं देखा है तो एक सेकंड में दिखा देती हूँ। देखो ऐसी होती है कुंदरू की सब्जी, ठीक है। ये सारी इमेजेस हैं, इनसे आप देख सकते हैं कि कैसी होती है, तो वो लोग ये खाते हैं, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने चैप्टर पे। अदर्स में वो लेते हैं बटर मिल्क, छाछ, घी और पिकल, आपका अचार, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है मेनली उसके बारे में, कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि अब जो हम ये अलग अलग खाना खा रहे हैं इस खाने में है क्या। तो हमें पता है कि कोई भी डिश अगर बनती है तो वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है ना। अगर कोई डिश है, मान लो हम दाल की बात कर रहे हैं, तो दाल ये थोड़ी है कि अकेले आपको ऐसे ही सर्व कर दी, उसमें पानी डलता है, नमक मिर्च मसाले डलते हैं, है ना। और छोंक लगता है तो टमाटर प्याज ये सब कुछ भी डलता है। तो कोई भी डिश हो गई, कुछ भी ले लो, वो सिंगल कुछ मेड नहीं होता, उसको किसी ना किसी और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती ही होती है। और वो इंग्रेडिएंट या तो हमें प्लांट से मिलता है या हमें एनिमल से मिलता है। तो ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है। इनमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर, ठीक है, जो बॉडी को चाहिए होते हैं। अब क्यों चाहिए होते हैं वो भी देख लेते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं इन कंपोनेंट्स को, जो हमारी बॉडी को चाहिए उन कंपोनेंट्स की बात हो रही है, उनको कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड के अंदर उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो ये इंग्रेडिएंट्स है ना इनके अंदर मेजरली मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब एडिशन में जो फूड है उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। भाई डाइटरी फाइबर्स क्या होता है ना, ये भी पढ़ेंगे आगे। और वाटर भी होता है, वाटर तो हमारी मेन नीड है, ठीक है। 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। फिर आगे बात आ जाती है कि यार क्या हर खाने में ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर हर खाने में तो मज़ा ही आ जाए, फिर तो इंसान एक ही खाना खाए जाए उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। अब हमें क्यों कहा जाता है कि रोज़ एक एप्पल खाओ, ठीक है, सर्दियों में कैरेट खाओ, ये खाओ वो खाओ। अगर एक ही फूड में सब कुछ मिल जाता तो हम एक ही फूड को खा लेते, फिर तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना इन न्यूट्रिएंट्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, किसके अंदर प्रोटीन है, किसके अंदर फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, क्या है, ठीक है। तो इसके लिए ना कुछ सिंपल टेस्ट हैं, बहुत सिंपल से टेस्ट हैं, बट आप घर पे नहीं करोगे क्योंकि ये सब हो सकता है आपके लिए सेफ ना हो, इन केमिकल्स को लाना। तो क्या करना है, हमें इन सब की प्रेजेंस के लिए कुछ टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए, ठीक है। कुछ टेस्ट ट्यूब, साथ ही साथ में एक ड्रॉपर की नीड होगी जिससे ये सारे टेस्ट जो है परफॉर्म होंगे, ठीक है। ये टेस्ट जो है कुक्ड आइटम पे भी हो सकता है और रॉ मटेरियल पे भी हो सकता है, ओके। और एक ना टेबल प्रोवाइड करा रखी है जिसमें इन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक दो करे हुए हैं, उसके बाद आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं फूड आइटम्स के, और ये आप लोगों के लिए स्पेस खाली छोड़ रखी है, ठीक है। अगर किसी बड़े की सर्वेलेंस में आप इसको कर सको और ये आइटम्स अवेलेबल हो जाएं तो करना, वरना रहने देना, ठीक है। समझ लो बस कि कैसे क्या करना है। तो अ, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसके लिए हमें कौन सा सोल्यूशन बनाना और कैसे हमें पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के बारे में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर जो मेन टाइप है कार्बोहाइड्रेट का जो हमारे खाने के अंदर मिलता है ना, वो होता है स्टार्च और शुगर, ठीक है।
स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। तो हम एक फूड आइटम को बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है। तो सबसे पहले ना हमें एक सोल्यूशन, ये देखो अलग अलग है, कि सबसे पहले हमें एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है आयोडीन का। वो कैसे बनेगा? उसके लिए हमें टिंक्चर आयोडीन लेना होगा, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब जो आधी पानी से भरी हो उसके अंदर ये डालना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा सोल्यूशन बनेगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कि बनेगा 2 ग्राम लेंगे हम कॉपर सल्फेट का, और 100 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर में उस 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट को डालेंगे, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन ये बन गया। ये डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर 10 ग्राम्स ऑफ कॉस्टिक सोडा जो है उसको 100 ml ऑफ वाटर में जो है मिक्स करेंगे, और वो बन जाएगा सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है, जो हमें चाहिए। उसके बाद अब सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्च के टेस्ट के लिए क्या करना है हमें। तो कोई भी हम फूड आइटम ले सकते हैं, कुक्ड ले लो या कोई रॉ इंग्रेडिएंट्स ले लो, ठीक है। उसके ऊपर हमें 2-3 ड्रॉप डालनी है जो हमने ये डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन अपना बनाया है ना, ठीक है। सबसे पहला जो सोल्यूशन ये वाला, इसकी 2-3 ड्रॉप्स डालनी है। अगर वो जो फूड आइटम है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। आप एक कच्चा आलू है उसको लेना, बीच में से काटना, और उसके ऊपर जो है 2-3 बूंदे इसकी डालना। तो देखना आप जहाँ पे डालोगे वहां से ये ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा, मतलब ब्लैक सा कलर और साइड में थोड़ा सा ब्लू निकल रहा है, ऐसा सा आपको कलर दिखेगा, ठीक है। तो वो दिखाएगा कि स्टार्च है। और जिस फूड आइटम में स्टार्च नहीं होगा उसमें ये कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे है अलग अलग बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ आप इसको कर सकते हो। फिर आता है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें क्या करना है? तो किसी भी स्मॉल क्वांटिटी में किसी फूड आइटम को लेना है, ठीक है। जो आपको फूड आइटम चाहिए वो एक सॉलिड भी हो सकता है। अगर सॉलिड है तो पहले आप उसको पेस्ट बना लो, उसको ग्राइंड कर लो, मैश कर लो, कुछ भी उसका एक पेस्ट बना लो, ठीक है। अब उस पेस्ट को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो और उसके अंदर 10 ड्रॉप डालो पानी की, जो आपने इंग्रेडिएंट डाला है ना आपने पेस्ट बना के, बिल्कुल उसके अंदर 10 ड्रॉप्स पानी की डालो, ठीक है। फिर उसको मिक्स कर दो। फिर एक ड्रॉपर लेके 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो हमने बनाया था ना, अब वो उसकी 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, और साथ ही साथ में 10 ड्रॉप्स हमें डालनी है कॉस्टिक सोडा की। कॉस्टिक सोडा की कितनी ड्रॉप्स? 10 ड्रॉप्स, ओके। फिर उसके बाद अच्छे से उसको शेक करो, और अगर वो जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर जिसमें आपने इंग्रेडिएंट कोरेंट सॉल्यूशंस को डाला है वो वायलेट हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन सा कलर प्रोटीन के लिए? वायलेट, ठीक है। तो प्रोटीन किस में प्रेजेंट है? मिल्क में प्रेजेंट होता है। मिल्क लो एक टेस्ट ट्यूब में, उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की डालनी है, 10 ड्रॉप्स डालनी है कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। और फिर उसको जब मिक्स करोगे ना तो वो सब वॉयलेट हो जाएगा। अब वो वॉयलेट कलर किसकी प्रेजेंस दिखाता है? प्रोटीन की प्रेजेंस दिखाता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग आइटम्स पे करके देख सकते हो। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर हम क्या पढ़ेंगे? फैट पढ़ेंगे। अब फैट के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आपको किसी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। फैट का जो टेस्ट है वो सबसे आसान होता है, और आप ये अपनी डेली लाइफ में देखते भी हो। घर में देखा है जिस दिन मम्मी भटूरे बनाती है, पूरियाँ बनाती है, तो उसके नीचे कोई भी टिश्यू न्यूज़पेपर अगर हम बिछाते हैं तो वहाँ पे वो चिकना चिकना लाइट हो जाता है ना, उसके आर पार भी हम देख सकते हैं, ओके। या आप बाहर से कुछ ऐसा ऑयली फूड खरीद के ला रहे हो कि पेपर के ऊपर जो है पैचेस पड़ने लग जाते हैं, तो वो पैचेस क्या दिखाते हैं? फैट की प्रेजेंस को दिखाते हैं, ठीक है। तो फैट अगर हमें ये देखना है कि किसी फूड आइटम में फैट है या नहीं है, तो अगर हम किसी पेपर में उसको प्रेस करेंगे तो उस पेपर पे पैच पड़ जाएगा, और वो पैच क्या दिखा रहा है? फैट की प्रेजेंस दिखा रहा है कि इस फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट है फैट के लिए। अगर आप किसी फूड आइटम को है मतलब कि मैश करके पेपर पे डाल रहे हो या थोड़ा सा प्रेस कर रहे हो, रब कर रहे हो, और एक ऐसा पैच आता है जो कि वाटर का है, तो वो कुछ टाइम बाद सूख जाएगा, और अगर वो नहीं सूखता है तो इसका मतलब है वो फैट है उस फूड आइटम के अंदर, ठीक है।
तो अब हमने जो है अलग अलग आइटम्स को टेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए। अब और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल जो कि हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों होते हैं? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है ना कि क्यों भाई, क्यों इतने सारे न्यूट्रिएंट्स खाने हैं हमें। तो अगला टॉपिक ही जो है वो है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। जो हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक सेकेंड। सो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। फैट जो होते हैं वो भी हमें एनर्जी ही देते हैं, ठीक है। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट जो फैट है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें जितनी एनर्जी मिलती है ना, उससे ज़्यादा एनर्जी जो है हमें फैट दे जाते हैं। पर जो फूड फैट को कंटेन करते हैं, और जो मतलब फूड आइटम्स जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं ना, उन फूड आइटम्स को कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहा जाता है? जो जो फूड आइटम, मतलब जैसे हमने देखा कि पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, अब किसी आइटम के अंदर फैट है, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये एनर्जी गिविंग फूड्स है, ठीक है। तो अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है और रिपेयर हो रही है, ठीक है। अब जो फूड के प्रोटीन होते हैं वो, एक सेकेंड, उनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। जिन फूड में प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। अब जितने भी वाइटामिन्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में। क्या करते हैं? डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारी आईज को, हमारे बोन्स को, और साथ ही साथ में हमारे टीथ्स और गम्स को हेल्दी रखते हैं। ओके। फिर आता है जो विटामिन होते हैं, वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो विटामिन ए होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, और एक कॉम्प्लेक्स होता है जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को इन सारे ही विटामिन्स की ज़रूरत जो है पड़ती रहती है स्मॉल क्वांटिटी में। क्यों पड़ती रहती है? अब जो विटामिन ए है वो हमारी आईज को और स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन सी जो है वो फाइट करता है बहुत सारी डिजीजेस से। वहीं विटामिन डी जो है वो कैल्शियम जो है प्रोवाइड करता है बोन्स और टीथ को, जिससे वो है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं, ठीक है। अब ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स दे रखे हैं, विटामिन वाले भी हैं, मिनरल वाले भी हैं। एक बार हम इन सारे फूड्स को देख लेते हैं कि कहाँ क्या है। एक बार दोबारा रिवाइज करो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के फूड होते हैं और फैट वाले, उनको कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। वहीं प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? हमें ग्रोथ और रिपेयर करता है बॉडी में, उनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो वाइटामिन्स है वो क्या करते हैं? डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। अलग अलग विटामिन्स होते हैं, ठीक है। विटामिन ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, के, और एक होता है हमारा बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। जैसे विटामिन ए स्किन को और आइज को हेल्दी रखता है, विटामिन सी जो है डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करता है, विटामिन डी कैल्शियम प्रोवाइड करता है बोन्स को और टीथ को ताकि वो स्ट्रांग रह सके, ठीक है। अब फूड आइटम्स देख लेते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स दिए हुए हैं, स्वीट पोटैटो, ठीक है, जिसको आप शकरकंदी कहते हो, पोटैटो, शुगर केन, गन्ना, पपाया, पपीता, मेलन, मैंगो, मेज, मक्का, मैंगो, आम है ना, बाजरा, राइस, व्हीट, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। मतलब जब भी आप इन पे वो टेस्ट करोगे ना, जो हमने बनाया था डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन वाला, तो ये सारे फूड आइटम्स जो है ब्लू ब्लैक कलर आपको शो करेंगे, चाहे तो करके देख लेना। अब जो है फैट के सोर्सेज दिए हुए हैं, प्लांट से जो फैट ऑब्जर्व प्रोड्यूस होता है, और एनिमल से जो हमें फैट जो है मिलता है, ठीक है। तो अब प्लांट वाला फैट कौन सा? सनफ्लावर का ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल, ग्राउंड नट्स, ये सब हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं।
फिर आता है एनिमल। एनिमल से हमें कौन से फैट मिलते हैं? घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स, फिश, मीट, ये सब हमें प्लांट से मिलने वाला फैट होता है। फिर हम बात करते हैं, ये है प्रोटीन के सोर्सेज जो कि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट से मिलने वाला प्रोटीन है ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीज। इन पे आप जब भी वो टेस्ट करोगे, ठीक है, तो ये वायलेट कलर देगा। और कैसे करना है ये टेस्ट? इसको ग्राइंड करके, मैश करके, पेस्ट बना के, ओके। और ये सारे सोर्सेज है जो हमें एनिमल से मिलते हैं प्रोटीन के। अब विटामिन ए, जिससे हमारी आईज हेल्दी रहती है, स्किन हेल्दी रहती है, उसके सोर्सेज क्या है? पपाया। देखो, एक फूड जो है सारे विटामिन और मिनरल्स कंटेन नहीं कर सकता, पर एक फूड जो है वेरियस विटामिन और मिनरल्स कंटेन कर सकता है, ठीक है। जैसे मिल्क में विटामिन डी भी होता है, विटामिन ए भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है। तो पर सारी चीज़ें नहीं हो सकती है कि एक फूड आइटम आप कोई भी पर्टिकुलर ले लो उसमें सब कुछ नहीं मिलेगा, हाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा, ओके। अब विटामिन बी जो है वो किस में होता है? वीट में, राइस में, लाइवर में, ओके। अब कुछ सोर्सेज है विटामिन सी के, ये है गुआवा, ऑरेंज, टमाटो, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। हम जो है हमारी बॉडी जो होती है ना, वो विटामिन डी को सनलाइट की प्रेजेंस में भी बना लेती है, ठीक है। अब जो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, जो कहते हैं भाई हमें तो टैनिंग हो जाएगी, हम तो निकलेंगे ही नहीं, तो ऐसे ऐसे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, ठीक है। सबको नहीं होती है, पर हाँ हो जाती है। धूप सबको लेनी चाहिए, सुबह की तो खासकर, ठीक है। तो अब हमने कहाँ तक पढ़ा? अब जो मिनरल्स है वो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। ईच वन इसेंशियल है, हर एक इसेंशियल है। किस लिए इसेंशियल है? प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए, और साथ ही साथ में गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब मिनरल के सोर्सेज दिए हुए हैं, आयोडीन के सोर्सेज हैं ये, ठीक है। फिश है, जिंजर है, और ये फोटो में शायद ये क्रैब बनाए हुए हैं। फिर है फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं। फिर आयरन के सोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। फोटो देख के सबको समझ में आ रहा होगा। अब जो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, अभी मैंने ये बताया था ना पहले ही कि उनमें जो है एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है। अब डाइटरी फाइबर्स जो है उसको हम क्या कहते हैं? रफेज भी कहते हैं। अब रफेज जो है प्लांट प्रोडक्ट में मिलता है मेनली, ठीक है। इस बात को याद रखना, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। डाइटरी फाइबर्स को क्या कहते हैं? रफेज भी कहा जाता है। और जो रफेज है वो मेनली किस में मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट्स में मिलता है। हमारे फूड आइटम्स के अंदर जो प्लांट प्रोडक्ट्स होता है ना, उसके अंदर रफेज मिलता है। अब रफेज के एग्जाम्पल्स क्या है? होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये मेन सोर्सेज होते हैं रफेज के, ओके। वैसे तो जो रफेज होता है वो चारा होता है, ठीक है। पर यहाँ पे हमारी बॉडी को रफेज हम जो प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं उनसे रेफर करती हैं, ठीक है। अब ये रफेज जो है इसमें कोई ऐसा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं मिलता है, सारों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। पर ये हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है। क्यों इसेंशियल होता है? कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और वहाँ से पास कराने में ये रफेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये होता है रफेज का काम, ठीक है। अब वाटर जो है हेल्प करता है हमारी बॉडी में किस चीज़ के लिए? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना उनको एब्जॉर्ब करने में वाटर हमारी बॉडी में हेल्प करता है, तो वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर फेंकने में भी जो है वाटर हेल्प करता है। कैसे? यूरिन के थ्रू, और जो पसीना हमें आता है उसके थ्रू, ठीक है। कहते हैं ना जितना पसीना आएगा बॉडी हेल्दी बनेगी, तो जितना वेस्ट मटेरियल वाटर के थ्रू आ सकता है ना बाहर, वो पसीनों के थ्रू आ जाता है, ठीक है। अब वाटर जो है हमें ज़्यादातर कैसे मिलता है? जो हम लिक्विड्स पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी भी पीते हैं, उससे ही हमारी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है पूरी होती है। और जो हम खाने के अंदर जो वाटर का यूज़ करते हैं उससे होती है, ठीक है। फिर आगे एक और एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये बोला है कि किसी भी फ्रूट को, या जैसे कि हम नींबू को काटते हैं तो हमारे हाथ में भी पानी लग जाता है, तो ये दिखाता है कि उसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारी वाटर की नीड बहुत हद तक जो फूड आइटम खुद वाटर कंटेन करते हैं उससे भी पूरी होती है।
फिर आती है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर हमें जितने न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल जितनी क्वांटिटी में चाहिए ना, उसी हिसाब से हम फूड को जो बैलेंस करके खाते हैं उसको कहा जाता है बैलेंस डाइट। ठीक है। अब जो हम रोज खाना खाते हैं, एक डाइट लेते हैं, ठीक है, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए, हमारी जो डाइट है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए राइट क्वांटिटी के अंदर, ना ज़्यादा ना कम। तो ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट, साथ ही साथ में रफेज, डाइटरी फाइबर, वाटर, सब कुछ एक एडिक्वेट अमाउंट में हो ना, उसको कहा जाता है एक बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि हर एज के लोगों को जो है सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए? तो नहीं, ये आपके वर्क पे भी डिपेंड करता है। अब देखो, जो इंसान ज़्यादा जो है फिजिकल एक्टिविटी करता है उसको अलग तरह का खाना चाहिए। जो इंसान सारा दिन बैठा रहता है उसको अलग तरह का खाना चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है कि क्या हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, क्या हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पे हमारी डाइट जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जो कि मूंग होती है, बंगाल ग्राम होता है, या फर्मेंटेड फूड जो होता है, ठीक है, साउथ इंडियन फूड जैसे कि इडली है, और बहुत सारे आटे जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, ये सीरियल और पल्सेस से बनता है। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जगेरी, गुड़, और जो अदर अदर वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को बैलेंस डाइट खानी है, हेल्दी रहना है, तो उसको बहुत महंगा महंगा फूड खरीदना पड़ेगा। नहीं, जो हमारे पास अवेलेबल है उससे भी हम हेल्दी रह सकते हैं, अपनी डाइट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये नहीं है कि सिर्फ सही तरह का खाना ही खाना है, वो अच्छे से कुक भी होना चाहिए। ठीक है। अगर वो कुक नहीं होगा, कच्चा खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और जो कुकिंग है वो भी सही तरीके से होनी चाहिए। पता है क्या होता है, कुकिंग में बहुत सारे विटामिन्स हमारे लॉस्ट भी हो जाते हैं। तो ये एक फिनोमिना है ना, तो सब कुछ कच्चा खा सकते हो ना सब कुछ पका खा सकते हो, आपको देख के सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है। अब जो वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं उनको अगर हम काटने के बाद धोते हैं ना, तो वाइटामिन्स चले जाते हैं। जो स्किन होती है वेजिटेबल्स की और फ्रूट की, उसके अंदर बहुत हद तक जो है वाइटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर हम राइस को देखा, हम बार बार चावल को धोते हैं, सोचते हैं गंदा है गंदा है, और दालों को धोते हैं। धोना भी ठीक है भाई, एक अजीब अजीब जगह से होके आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगते हैं, तो हम हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। पर उस धोने के चक्कर में हम बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स को भी हम खो देते हैं। ठीक है। अब हमें ये भी है कि भाई कुकिंग की वजह से तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पर कुकिंग करते टाइम हीट की वजह से जो है बहुत सारे विटामिन्स चले जाते हैं। और विटामिन सी जिन फूड में होता है ना, उनको आप कुक करोगे ना तो वो बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा। विटामिन सी वाला अगर कोई वेजिटेबल कुक कर रहे हो या कुछ भी कुक कर रहे हो, तो उसके बाद उसमें विटामिन सी नहीं बचता, बचता है तो बहुत कम अमाउंट का बचता है। ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट्स में, दोनों में ही हमें एनर्जी मिलती है। हमने इनको एनर्जी गिविंग फूड्स पढ़ा था। तो अब ये बूझों के मन में सवाल आता है कि एक कटोरी अगर हम फैट खा लेते हैं, तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें एनर्जी मिल जाती है, तो हम ऐसा ही क्यों नहीं करते हैं? तो देखो, ज़्यादा फैट की कंजप्शन करने से क्या होती है? ओबेसिटी। कैसी? ऐसी, इसके जैसे मोटू हो जाओगे, ऐसे तोंद बाहर आ जाएगी और फिर सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है। तो ज़्यादा जो है फैट वाला फूड खाने से हमें एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। ठीक है। फिर आती है डेफिशिएंसी डिजीज। अब ओबेसिटी तो ज़्यादा फैट खाने की वजह से हो गई। डेफिशिएंसी डिजीजेज होती है जब आप एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को नहीं खाते हो, उसकी कमी से जो आपको बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ऐसा नहीं है 4 दिन नहीं खाए तो डेफिशिएंसी डिजीज हो गई। एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक जब नहीं खाते हैं तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाती है। ठीक है। अगर कोई पर्सन है उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है एक बहुत लंबे टाइम तक, तो क्या होगा उसके साथ? उसके फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, बालों का रंग बिल्कुल उड़ जाएगा, ठीक है, सफ़ेद हो जाएगा, स्किन की डिजीजेज हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। ठीक है।
अब अगर कोई डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं है एक बहुत लंबे समय तक, तो उस इंसान की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, वीक हो जाएगा और चल फिर भी नहीं पाएगा। ठीक है। और वाइटामिन्स और मिनरल बहुत लंबे समय तक ना मिलने की वजह से बहुत सारी डिजीजेज और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इन सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस को रोका जा सकता है एक बैलेंस डाइट लेके। अब हम देख लेते हैं कि किसकी कमी से कौन सी डिजीजेस जो है वो होती हैं। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम तक विटामिन ए को नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो आपको लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, आपकी जो नज़र है तौर है वो चला जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बिल्कुल कम दिखना, अंधेरे में ना ही दिखना या पूरी तरह से बिल्कुल अंधे हो जाना। अब विटामिन बी 1, ये कॉम्प्लेक्स में बी 1 है, उसकी वजह से होती है बेरी बेरी। क्या होता है कि मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और काम करने की बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलती है, बचती है। विटामिन सी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं ना उनमें से खून आने लगता है, मसूड़ों में से खून आने लगता है, और जो कोई चोट लग जाती है तो घाव को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लग जाती हैं। पहले ना, कई साल पहले एनसीईआरटी में इनकी फ़ोटो भी दी हुई थी, अब नहीं दी, रुको मैं दिखाती हूँ कि रिकेट्स में क्या होता है। एक सेकेंड। देखो ऐसा होता है, बोन्स बिल्कुल ऐसे मुड़ने लग जाती हैं आपकी। ठीक है, ये होता है रिकेट्स के अंदर। अब आगे है कैल्शियम की वजह से बोन और टूथ डिके हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीक बोन्स हो जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। आयोडीन की वजह से क्वार्टर होता है। क्वार्टर क्या होता है, आपकी नेक के अराउंड ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, मोटी मोटी सी नेक हो जाती है। और चिल्ड्रंस के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। आयरन की कमी की वजह से होता है एनीमिया, ये आज के टाइम में बहुत कॉमन है, लोग आयरन की इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं। और फिर इसका सिम्टम क्या है, लोगों को वीकनेस फील होने लगती है। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं हाथ पैरों में ऐसा लगता है यार जान सी नहीं है, मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, तो ये एनीमिया होता है। ओके, तो ये चैप्टर था। जिसको ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख लेना भाई, पर मैंने एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को पढ़ाया है एनसीईआरटी की। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है। ये एक लोगो है फोर्टिफाइड फूड्स का। ठीक है। ये एफएसएसआई के द्वारा ही जो आपके फूड्स आते हैं कि हाँ भाई चेक हो के आए हैं, वहीं से आइए। तो अब फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन होता है कि कुछ की विटामिन्स और मिनरल्स को स्टेपल फूड्स में, जैसे कि राइस है, वीट है, ऑयल है, मिल्क है, सॉल्ट है, उनको डालना, ताकि उनका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो थोड़ा बढ़ जाए, उनमें थोड़े और विटामिन मिनरल्स हो जाए, क्योंकि आज के टाइम में लोग वैसे ही घर का खाना तो कम ही खाते हैं। तो जो खा रहे हैं वो तो कम से कम अच्छा खाएं ना। तो ये है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।